जी बेटे, तो हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। पहले न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, देखिए क्या कह रहा है। ए गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 लीटर्स पर मिनट। एक गीजर, जैसे गैस गीजर हमारे घरों में लगे होते हैं, 1 मिनट में 3 लीटर पानी उसमें से फ्लो हो रहा है। तो वॉल्यूम कितना फ्लो हो रहा है बेटे? 3 लीटर पर मिनट। तो हम ये कह सकते हैं 3000 ग्राम पर मिनट। हाँ या ना? 1 लीटर वाटर में 1000 ग्राम होता है बेटे मास। तो 3 लीटर में 3000 ग्राम हो गया। पानी को गर्म किया जाता है 27 डिग्री से लेकर 77 डिग्री सेल्सियस तक। तो डेल्टा टी कितना हो गया बच्चे? 77 माइनस 27 दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। वाटर का टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 50 डिग्री बढ़ाना है। इफ द गीजर ऑपरेट्स ऑन ए गैस बर्नर, अगर गीजर गैस बर्नर पे ऑपरेट हो रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल? हमसे पूछा क्या है? रेट ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब 1 यूनिट टाइम में कितना फ्यूल जल रहा है, ये पूछ रहे हैं। इफ इट्स हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ कंबस्शन दे रखा है बच्चों 4 × 10⁴ जूल पर ग्राम। यानी ये जो फ्यूल जल रहा है, जो गैस जल रही है, वो 1 ग्राम जलने पर 4 × 10⁴ जूल हीट हमें देती है। इज इट क्लियर? तो पहले क्वेश्चन समझिए। आपके पास किसी गैस गीजर में से 1 मिनट में 3000 ग्राम पानी फ्लो हो रहा है। उसका टेम्परेचर हमें 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, 27 से 77 लेके जाना है। कितना फ्यूल पर मिनट जलेगा? क्योंकि पर मिनट की बात कर रहे हैं, तो हम सारी चीजें पर मिनट में लेकर चलेंगे, पर मिनट कैलकुलेट कर लेंगे। और ये आपके पास क्या आ गया? 1 ग्राम फ्यूल जब जलता है तो 4 × 10⁴ जूल हीट प्रोड्यूस करता है। एनी डाउट टू एनीबॉडी? देखो बेटे, वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाना हो तो 4.2 जूल हीट चाहिए। कितनी चाहिए बेटे? 4.2 जूल्स। अच्छा ठीक है, तो हमें ये पता है ना कि Q बराबर mc डेल्टा टी होता है। भाई कितनी, अगर आपको लिक्विड दे रखा है, लिक्विड का मास पता है, स्पेसिफिक हीट पता है, चेंज इन टेम्परेचर पता है, तो आप ये बता सकते हैं ना कि भाई टोटल कितनी हीट देनी पड़ेगी। बताओ कितना मास है आपके पास? 3000 ग्राम। 3000 इंटू स्पेसिफिक हीट कितनी? 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये यूनिट साथ में क्यों लिख रहा हूं, ये भी समझ आ जाएगी आपको। इंटू डेल्टा टी 50 डिग्री सेल्सियस। समझ आया कि नहीं आया? देखो, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो हमारा जूल में आंसर आ जाएगा। अभी कितनी हीट आपको चाहिए? हाँ या ना बोलो? तो ये आ जाएगा बेटे, कितना आ जाएगा? इसका डेसिमल हटा दें, यहाँ से 0 हटा दें, की बात है। तो 42 को 5 से गुणा करें, कितना आ जाएगा? 210। 210 को 3 से गुणा करें, कितना आ जाएगा? 630। और 3 0 पीछे लगा दो, इतना जूल। हाँ या ना बोलो? तो ये आ गया बच्चों 6.3 × 10⁵ जूल्स। इतनी हीट टोटल चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितने ग्राम मास के लिए? 3000 ग्राम। और 3000 ग्राम 1 मिनट में आ रहा था ना, तो इसका मतलब इतनी हीट 1 मिनट में यूज होगी। अरे भाई 3 लीटर पानी या 3000 ग्राम पानी 1 मिनट में आ रहा था ना, तो और उसी के लिए आपको इतनी हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब हर 1 मिनट में इतनी हीट चाहिए। इतनी हीट चाहिए तो कितना फ्यूल जलाएं कि इतनी हीट दे, ये देखना है। वो यहां से आ जाएगा। हीट ऑफ कंबस्शन क्या दे रखा है आपको? दे रखा है कि 4 × 10⁴ जूल हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय, कितने फ्यूल से प्रोड्यूस हो रही है बेटे? 1 ग्राम से हो रही है। तो अगर 1 जूल प्रोड्यूस करनी हो तो कितने ग्राम से होगी? 1 डिवाइडेड बाय दिस, इतने ग्राम से। हमें कितने जूल प्रोड्यूस करनी है? इतना। तो 6.3 × 10⁵ जूल हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, 6.3 × 10⁵ इतने ग्राम। हाँ या ना बोलो? यस सर। तो 10 की पावर 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया 63 डिवाइडेड बाय 4 ग्राम। तो ये अप्रोक्सीमेटली 15.7 के आसपास कुछ आ गया। तो 15.7 ग्राम फ्यूल जलेगा। कितनी हीट देने के लिए? इतनी हीट। इतनी हीट कितने टाइम में चाहिए थी? 1 मिनट टाइम में। तो ये पर मिनट, ये आपके पास रेट ऑफ कंबस्शन आ गया। यानी
कितना फ्यूल आप जलाएंगे। तो 15.7 ग्राम गैस अगर हम 1 मिनट में जलाते हैं तो वो 50 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देता है। इज इट ओके? अब ये न्यूमेरिकल करने का क्या बेनिफिट है बेटे, इससे हमें ये भी आइडिया लग जाता है, एक रफ आइडिया लगा सकते हैं हम कि भाई हम हमारे घरों में भी गैस गीजर यूज करते हैं और उसमें भी आसपास, अब आप इन दिनों में तो चलो टेम्परेचर बहुत कम है, 3-4 डिग्री के आसपास रहता है, तो हम 4 डिग्री से 70 डिग्री के ऊपर ले जाना चाहें अगर, तो डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा। कितना आ गया? 66 या कुछ भी आ गया। तो डेल्टा टी 50 की जगह अगर हम 66 रख दें तो हम देखेंगे कि ज्यादा हीट चाहिए होगी। मान लेते हैं कि इसकी बजाय 20 ग्राम आंसर आ गया, तो भाई 1 मिनट के अंदर 20 ग्राम 20 ग्राम गैस जल गया। तो अगर आप उस गीजर को कितनी देर चला के रखते हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ना। मान लेते हैं कि 20 ग्राम जो है वो 1 मिनट में जल रहा है, तो 1 ग्राम कितने देर में जलेगा बेटे? 1/20 मिनट में। और 1000 ग्राम यानी 1 किलो गैस कितने टाइम में जलेगी? गुना में 1000, तो 50 मिनट में। यानी आप अगर उस गीजर को लगातार 50 मिनट तक चला के रखेंगे तो 1 किलो गैस यूज कर लेगा। तो हमारे पास 14 किलोग्राम के आसपास गैस होती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितने टाइम में आपका सिलेंडर खाली हो जाएगा। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। अंडरस्टूड आर नॉट? तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमें प्रैक्टिकल सिचुएशंस को समझने में भी हेल्प करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहला समझ आ गया बेटे? यस सर। दूसरा देखिए, what amount of heat must be supplied to 2 into 10 raised to power minus 2 किलोग्राम of नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास कितना दे रखा बच्चों? 2 into 10 raised to power minus 2 किलोग्राम यानी 20 ग्राम at room temperature यानी 27 डिग्री सेल्सियस to raise its temperature by 45। तो हमें क्या करना है बच्चों? इसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 45 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या चीज कांस्टेंट रखनी है? प्रेशर कांस्टेंट रखना है। मोलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 ग्राम्स। मोलिक्यूलर मास कितना है नाइट्रोजन का? 28 ग्राम है और गैस कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 8.3। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 20 ग्राम नाइट्रोजन है, उसका टेम्परेचर 45 डिग्री बढ़ाना है। रूम टेम्परेचर से शुरू होकर 45 डिग्री बढ़ाना है, डेल्टा टी 45, प्रेशर कांस्टेंट रखना है। बताइए कितनी हीट देनी पड़ेगी? हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। यानी आपसे पूछ रहे हैं क्यू। क्या पूछ रहे हैं बच्चों? क्यू। अब क्योंकि हमारे पास गैस है तो गैस के अंदर 2 टाइप की स्पेसिफिक हीट होती है, सीपी सीवी, यानी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि अभी प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है तो हम सीपी की बात करेंगे। तो क्या फार्मूला आ जाएगा बच्चों? एनसीपी डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट का क्या फार्मूला आ जाएगा? एनसीपी। यानी आपको पता होना चाहिए कि इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं और सीपी कितना है और डेल्टा टी। एन आपको कहां से पता चलेगा बेटे? देखो 28 ग्राम अगर पूरा होता तो 1 मोल होता, क्योंकि ग्राम 20 है तो 1 मोल से थोड़ा कम है, तो कितने मोल आए बेटे? 20/28 मोल आ गया। एन कितना आ गया? 20/28। क्या ये बात समझ आई? भाई 28 ग्राम में 1 मोल होता तो 20 ग्राम में कितना होगा? 20/28। सीपी कितना? अब ये आपके पास क्या चीज है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है तो डाइएटॉमिक है। देखो बेटे अगर मोनोएटॉमिक गैस हो, अगर क्या हो? मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस में 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। क्या होते हैं? 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसकी डिटेल जानकारी अगले में आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप ये ध्यान रखें कि मोनोएटॉमिक गैस का Cv 3/2r होता है और Cp इसमें एक r जोड़ दें तो 5/2r होता है मोनोएटॉमिक गैस का। और डाइएटॉमिक गैस की अगर हम बात करें, जस्ट 1 सेकंड बेटे। हाँ जी बेटे क्या बात करें? हाँ, मोनोएटॉमिक का ही हो गया। डायटोमिक गैस, डायटोमिक जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो डायटोमिक के लिए जो Cp होता है ना बेटा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये 5/2r होता है और Cp 7/2r होता है। अब आप ये सोचें सर कैसे होता है, तो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में डिस्कस करेंगे। वहां डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताऊंगा आपको कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से Cv Cp कैसे निकालते हैं, फिर हम ये कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। क्लियर? अभी के लिए आप ये ध्यान रखें। ट्राइएटॉमिक में अलग अलग केस होता है, इसलिए हम अभी वहां डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्राइएटॉमिक में लीनियर और नॉन लीनियर 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। कहने का मतलब भाई 3 एटम है तो हो सकता है वो तीनों ऐसे जुड़े हों एक ही लाइन में, और हो सकता है कि वो एक ही लाइन में ना हो।
तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए अलग CpCp होगा और नॉन लीनियर के लिए अलग होगा। तो अभी हमारा क्वेश्चन डायटोमिक का है तो हम इसे लेकर चलते हैं। तो डायटोमिक में Cp कितना होता है बच्चों 7/2R, तो हम यहाँ रख देंगे 7/2R। R की वैल्यू आपको दे रखी है 8.3, कोई दिक्कत? और डेल्टा T कितना दे रखा है 45, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बस यहाँ से जूल्स में आंसर आ जाएगा। एनी डाउट टू एनीबॉडी? वेरी गुड, तो बस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, 3-4 पॉइंट्स हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2। दो बॉडीज है बेटे, टेम्परेचर उनका अलग अलग है, एक का है T1 एक का है T2। इफ ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टेक्ट डू नॉट नेसेसरली सेटल टू मीन टेम्परेचर T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। किस चीज को समझ आया क्वेश्चन? दो बॉडी है, मान लो एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर है T1 इसका है T2, दोनों को थर्मल कांटेक्ट में रख देते हैं। थर्मल कांटेक्ट में रखने का मतलब इन दोनों के अंदर हीट एक्सचेंज अलाउ कर देते हैं कि हीट जा सकती है इधर उधर। तो थोड़ी देर बाद में जब हीट फ्लो रुक जाएगा तो क्या दोनों का टेम्परेचर T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है, ये यही कह रहे हैं कि बताओ ऐसा क्यों जरूरी नहीं है? ऐसा जरूरी नहीं है, देखो कैसे। मान लो अभी चाय है, चाय अभी थोड़ी देर पहले हमने पी थी, कितना डिग्री टेम्परेचर था? आसपास 70 डिग्री मान लेते हैं, मान लेते हैं 70 डिग्री टेम्परेचर था। सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है? 4 एक डिग्री के आसपास कहीं होगा, 4 होगा 5 होगा, 5 डिग्री मान लेते हैं। तो 70 प्लस 5 75, 75 को 2 से भाग कर दें कितना आ जाएगा? क्या 37.5 डिग्री आ जाएगा? तो क्या क्या थोड़ी देर बाद में जब चाय बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो 37.5 डिग्री तापमान रहेगा उसका, और क्या हमारे कमरे का भी 37.5 डिग्री हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो बढ़िया ही बन जाता, एक कप चाय ला के रख देते, इधर कमरा गर्म हो जाता, अपने को स्वेटर पहनने की जरूरत ही नहीं रहती। हाँ या ना बोलो? तो ऐसा जरूरी नहीं है ना। ऐसा क्यों जरूरी नहीं है बच्चों? ऐसा क्यों जरूरी नहीं है? ऐसा इसलिए जरूरी नहीं है कि जो दो चीजें एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं उनकी स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है। चलो ये तो केस हमने थोड़ा बड़ा ले लिया, एक में सराउंडिंग ले लिया, अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी जैसा है। छोटी चीज भी ले ले, एक कप चाय रख देते हैं, उसके साथ एक कप कोल्ड ड्रिंक रख देते हैं, एक का तापमान 0 ले लेते हैं, एक का 100 ले लेते हैं, दोनों 50 पर थोड़ी ना रुकेंगे, किसी अलग टेम्परेचर पर रुकेंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक है उसका स्पेसिफिक हीट कुछ अलग होगा, यानी उसके 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने या घटाने के लिए कुछ अलग अमाउंट ऑफ हीट होगी, और चाय के 1 डिग्री तापमान को बढ़ाने घटाने के लिए कुछ अलग होगी। हाँ या ना बोलो? अब जैसे पानी का अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 4.2 जूल हीट देनी पड़ती है। तो क्या दूध के लिए भी 4.2 जूल हीट देनी पड़ेगी 1 ग्राम के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए? नहीं। क्या लस्सी के लिए भी वही हीट देनी पड़ेगी? नहीं। क्या शहद के लिए भी वही हीट देनी पड़ेगी? नहीं। क्या कोई और हम लिक्विड ले ले उसके लिए भी वही हीट देनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। यानी हर एक मटेरियल का स्पेसिफिक हीट अलग अलग होता है, यानी हर एक मटेरियल 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट उसे चाहिए। बोलो हाँ या ना बोलो? ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द कूलेंट इन ए केमिकल और ए न्यूक्लियर प्लांट। किसी केमिकल या न्यूक्लियर प्लांट में जो कूलेंट होता है, नॉर्मली आप बात कर सकते हैं गाड़ी वाले कूलेंट को भी समझ लीजिए, गाड़ियों के अंदर रेडिएटर में जो कूलेंट हम यूज करते हैं। कहाँ गया? ठीक है। द लिक्विड यूज्ड कूलेंट के बारे में बताया कि क्या होता है। शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट। उसकी स्पेसिफिक हीट हाई क्यों चाहिए? देखो बेटा, ये कह रहे हैं कि जो कूलेंट हम यूज करते हैं केमिकल प्लांट में या न्यूक्लियर प्लांट में, उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है। क्यों होना चाहिए भाई ज्यादा? कम स्पेसिफिक हीट वाला क्यों नहीं ले सकते? देखो इसका कारण होता है। इसका कारण क्या है? स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में इसका रीजन है। स्पेसिफिक हीट होता है कि 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी। अब स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है बेटे कि वो जो मटेरियल एज ए कूलेंट आप यूज कर रहे हैं उसके 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट चाहिए। हाँ या ना? तो जो हीट निकलेगी उसमें से ज्यादा हीट जब वो रिसीव करेगा, जितना उसका स्पेसिफिक हीट है, तो उसका टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री बढ़ेगा। उसी की जगह अगर हम कम स्पेसिफिक हीट वाला मटेरियल यूज करते हैं, मान लो कोई भी, तो वो थोड़ी सी हीट लेते ही 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देगा, उसके बाद 1 और डिग्री बढ़ा देगा वो थोड़ी और हीट लेकर,
यानी कूलेंट के जितनी हीट लेकर मान लीजिए 1 डिग्री तापमान बढ़ाता है, उतनी हीट में हो सकता है वो 10-15 डिग्री तापमान बढ़ जाए उसका, तो वो खुद ही हीट हो जाएगा, वो कूलेंट कैसे रहेगा? हाँ या ना बोलो? उसका खुद का टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो कूलेंट का काम नहीं कर पाएगा ना बच्चे। तो कूलेंट ऐसा होना चाहिए जो हीट ज्यादा रिसीव करे और उसका खुद का टेम्परेचर कम चेंज हो। व्हाट डज इट मीन? इट मींस इट्स स्पेसिफिक हीट शुड बी हाई, इट्स स्पेसिफिक हीट शुड बी हाई। या ना बोलो? समझ आया कि नहीं आया? अगला, एयर प्रेशर इन ए कार टायर इंक्रीजेस ड्यूरिंग ड्राइविंग। जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के अंदर एयर प्रेशर यानी हवा अपने आप बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है भाई? क्योंकि जब प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, सॉरी जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ा है? क्या नहीं पढ़ा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एनआर कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट। वॉल्यूम फिक्स है ना कार टायर का, क्या बढ़ता घटता रहता है? फिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो गर्मी के दिनों में इसीलिए कार के टायर्स में प्रेशर, एयर प्रेशर थोड़ा सा कम रखते हैं। क्यों कम रखते हैं बच्चे? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। तो हमने पहले ही फुल कर रखा है और टेम्परेचर बढ़ने से वो और बढ़ जाएगा, और गाड़ी चलेगी तब वो और बढ़ जाएगा, तो ज्यादा बढ़ने से फिर ब्लास्ट हो सकता है, यानी टायर फूट सकता है। अंडरस्टूड और नॉट? तो यही कह रहे हैं कि कार टायर में प्रेशर ड्राइविंग के समय क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला P is directly proportional to T. If temperature increases, then pressure also increases. Any doubt to anybody? Next part. The climate of a harbor town is more temperate than that of a town in a desert at the same latitude. कोई हार्बर टाउन है, उसी सेम हाइट के ऊपर कोई डेजर्ट टाउन है, सूखी जगह वाला टाउन है, तो उसका हार्बर टाउन का जो टेम्परेचर है, हार्बर टाउन का मतलब समुद्री इलाके जैसा कुछ मान लो, गोवा जैसा कुछ मान लो, तो वहां का टेम्परेचर ज्यादा क्यों रहता है? ज्यादा इसलिए रहता है बच्चे क्योंकि हार्बर टाउन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, एयर मॉइस्चर ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। डेजर्ट एरिया में ह्यूमिडिटी नहीं होती। आई बात समझ में? और अगर ह्यूमिडिटी होगी तो एक अलग तरीके से अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूं तो एयर मॉइस्चर जो है वो अपने अंदर हीट रखता है। तो जब आप ह्यूमिडिटी वाली जगह में जाएंगे यू विल फील मोर वार्मर, आप ज्यादा गर्मी महसूस करेंगे। तो ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो उस जगह का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेट होता है, यानी हम वहां ज्यादा वार्मर महसूस करते हैं, ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं। जबकि उसी लैटिट्यूड वाली जगह जो डेजर्ट पर है वहां पर उतनी गर्मी हम महसूस नहीं करते। अंडरस्टूड और नॉट? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अभी हम चौथे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए बेटे, कोई भी न्यूमेरिकल जब हम करते हैं पहले न्यूमेरिकल हमें समझना होता है। जनरली बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर न्यूमेरिकल मुश्किल होते हैं, जबकि न्यूमेरिकल एक्चुअल में मुश्किल नहीं होते। बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, कहते हैं पता नहीं क्या दे रखा है, पहले उसे समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद न्यूमेरिकल इजीली हो जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ए सिलेंडर विद ए मूवेबल पिस्टन, एक सिलेंडर है जिसका पिस्टन मूव कर सकता है, कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। कितने मोल है हाइड्रोजन के? 3 मोल है हाइड्रोजन के, गैस हाइड्रोजन दे रखी है। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर मेड ऑफ ए हीट इंसुलेटर। सिलेंडर की जो दीवारें हैं वो क्या है? हीट इंसुलेटर, यानी हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं करती। एंड द पिस्टन इज इंसुलेटेड बाय हैविंग ए पाइल ऑफ सैंड ऑन इट। मिट्टी वगैरह डाल के उसके पिस्टन को भी क्या कर रखा है? इंसुलेटेड कर रखा है। कहने का मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, यानी हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं है। तो कैसा प्रोसेस हो रहा है? एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है। एंड द पिस्टन इज, ठीक है। बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर इसका फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के मुकाबले आधा कर दिया जाए तो बताइए नया प्रेशर कितना होगा? मान लेते हैं पहले वाला प्रेशर P1 है, नया प्रेशर पूछ रहे हैं, बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो वॉल्यूम है वो घटा के आधा कर दो, तो बताओ प्रेशर कितना हो जाएगा? एडियाबैटिक प्रोसेस दे रखा है। एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन पता है? बताओ शाबाश, बोलो बोलो बेटे, गलत बोल दो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आइसोथर्मल की होती है बेटे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, गलतियां हम कर सकते हैं। वेरी गुड। PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यानी P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर
एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है तो ये इक्वेशन लगेगी ना बेटे? कोई बात नहीं। देखो P1 की जगह तो P1 ही है, V1 इज इक्वल टू गामा। P2 की जगह ये P2 हमें पता करना है, V2 है बेटे V1 डिवाइडेड बाय 2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है जी। तो P2 बराबर इधर P2 रखते हैं, इधर P1 ले आते हैं, V1 ये V1 डिवाइडेड बाय 2 दोनों की पावर गामा इकट्ठी लिख दें, कोई दिक्कत? वेरी गुड। ये 2 ऊपर चला जाएगा ना बेटे, V1 से V1, तो 2 की पावर गामा इज इक्वल टू आ गया बच्चों P2 बाय। तो अगर आपको गामा बताओ तो आप बता दोगे ना भी नया प्रेशर पुराने के मुकाबले कितने गुना है? अगर क्या पता हो गामा, और गामा क्या होता है? वेरी गुड, CP बाय CV। देखो आप बच्चे फ्लो में आने लग गए। मतलब ये मैं चाहता हूं आप बच्चों से कि जब मैं इधर क्वेश्चन बोलूं तो आपकी तरफ से आंसर आए। तो अभी आज जैसे आपने ये बताया एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन, गामा भी बताया आपने, CP बाय CV। तो बताने से क्या होता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, भले ही हम गलती बता दें, दैट इज आल्सो ओके। तो गामा इज इक्वल टू CP बाय CV। अब एटम CP और CV गैस कौन सी है हमारे पास? हाइड्रोजन। कैसी है? मोनोएटॉमिक, डाई, ट्राई? डाई। डाइएटॉमिक का CP CV बताया था? बोलो। 7/2R एंड 5/2R। R से 2 से 7/5 यानी लगभग 1.4, अप्रोक्सीमेटली 1.4। तो P2 ये क्या आ जाएगा बेटे? 2 की पावर 1.4 बराबर P2 बटा में P1। ये आ जाएगा बेटे रफली 2.64, रफली 2.64। देखो बेटे 2 की पावर अगर 2 होती तो ये होता 4, 2 की पावर 2 होती तो क्या होता? 4, और 2 की पावर 1 मतलब 2, और 1.4 तो आधे से भी कम, तो हम इसे 3 से कम ले लेते हैं। थोड़ा रफ आइडिया, ये ठीक भी होना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि नया प्रेशर जो है वो पुराने प्रेशर का 2.64 गुना है। यही पूछा है ना? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है जी। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस वी हैव डन। अब आप 5वां 6वां क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो फिर हम देखते हैं।